बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दिन भर जो हैपनिंग्स हुई न्यूज़ टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन और लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहे हैं। जिस तरीके से आज कौमी असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी, अपोजिशन के नंबर्स पूरे थे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी पुरअज़्म थी, कॉन्फिडेंट थे, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उसको आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ करार दिया जा सकता है कि जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और रूलिंग देने के बाद असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया और जो तहरीक अदम एतमाद पेश करने की बात की उसको मुल्क की साजिश करार दिया गया कि यह मुल्क की साजिश है। और बाद अज़ां वज़ीर आज़म का कौम से खिताब, जिसमें सदर को यह एडवाइस दी गई कि वह असम्बलियाँ तहलील करें और सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 58(1) और 48(1) के तहत वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी असम्बली के जो वज़ीर असम्बली तहलील करने की तजवीज़ थी उसको मंजूर किया गया और इस तरह से असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई हैं। आइन और कानून की रोशनी के अंदर यकीनी तौर के ऊपर ये आइन को सबोताज एक तरीके से किया गया है, इसको डिस्टर्ब किया गया है और आइनी और कानूनी मामले के अंदर अगर तहरीक अदम एतमाद एक दफ़ा जब टेबल हो जाए तो फिर वज़ीर आज़म अपनी इस असम्बली को डिज़ोल्व करने का मजाज नहीं रहता है। लेकिन ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमती हल्के इसके ऊपर लुडियाँ डाल रहे हैं, इसके ऊपर भंगड़े डाल रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि यही था वो सरप्राइज़ जिसके बारे में कहा जा रहा था, यही था वो बड़ा दिन जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि देखते हैं कि किस तरह से ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और आइंदा के आने वाले जो मुतवक्का जो हालात हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी और साथ ही साथ जो आज खुद नोटिस लिया गया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट का अमला पहुंचा और जिसमें इसमें जो स्टे ऑर्डर है उसकी प्ली भी की गई थी, लेकिन जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर सा ऑर्डर भी आया कि तमाम फरीक़ैन को सुने बगैर कोई हतमी फैसला इस वक्त नहीं किया जा सकता है। सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सर थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे तजियाकार ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और मुर्तज़ा सुलंगी साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ होंगे। ये तमाम मेहमानों से आज गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद उस्मान साहब, किस तरीके से देखते हैं ये इस मूव को, क्योंकि ये जो आज चीज़ की गई है आइन को तो इसको बहुत बुरी तरीके से धचका लगा है। बहुत शुक्रिया फरीद। जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि जिस तरीके से आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं कौमी असम्बली के अंदर और कोई गैर मामूली चीज़ हुई है तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया है और 3 रुकनी बेंच बना है और मेरे ख़्याल में तो ये एक बेहतरीन एक फ़ैसला हुआ कि आज मुख्तसर सी जो समाअत हुई है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि तमाम फरीक़ैन को सुने बगैर इसके ऊपर कोई स्टे नहीं दिया जा सकता और फिल वक्त उन्होंने डिप्टी स्पीकर जो कासिम खान सूरी साहब का जो ऑर्डर है उसको बरकरार रखा है, जिसके तहत आगे सारा मामला चला और जिसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने एडवाइस की और फिर ये एक अलग मामला, इस पर बहस होनी चाहिए कि गैर मुल्की साजिश थी, मुल्की साजिश थी, क्या था क्या नहीं था। और अब मामला है अदालत के अंदर और अदालत है सुप्रीम कोर्ट और उसमें बहुत सारी पिटिशन्स इस हवाले से जो हैं वो दायर हो रही हैं और हो सकता आने वाले दिनों के अंदर हों भी। और मुझे तो नहीं लगता कि ये जो मामला है इतनी जल्द जो है वो निपट पाएगा और इसके ऊपर मैं तो ये कहता हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। अगर हुकूमत ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि ये जो अपोजिशन की ये सारी मूव थी इसको गैर मुल्की साजिश करार दे रही थी, तो इस मामले के ऊपर भी इसकी जांच होनी चाहिए, इसके सबूत इकट्ठे होने चाहिए, किसी राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इस पर डिस्कस होना चाहिए और अगर ये बात साबित हो जाए तो उसको फिर जो जिम्मेदारान है उनको कानून के कटहरे के अंदर लाना चाहिए। लेकिन आज जो कुछ हुआ है और जिस तरह अपोजिशन इसको कह रही है कि ये तो आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है हुकूमत ने और जिस जल्दबाजी, ये स्क्रिप्टेड चीज़ें थी जिसके बारे में फरीद आपको भी पता ही है कि काफ़ी दिनों से वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे थे कि मैं सरप्राइज़ दूंगा और ये आखिरी बॉल तक खेलूंगा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो आखिरी बॉल खेली नहीं है, वो तो आखिरी बॉल खेलने से पहले विकटें उड़ा के और उठा के सब कुछ उठा के भाग गए हैं और बकौल एतजाज़ अहसन साहब के जी वज़ीर आज़म साहब ने आखिरी गेंद पर छक्का इतना लंबा मारा है कि गेंद ही गुम हो गई है। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प बात है। कल बात हो रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कहा कि जी हम सहरी नए पाकिस्तान में करेंगे और अफ्तारी जो है वो पुराने पाकिस्तान में होगी। मुझे तो लगता है जिस तरह आप लाहौर से पिंडी जाएं और रास्ते में भेरा इंटरचेंज आता है तो मुझे लगता है कि जो
افطاری کرنے پرانے پاکستان میں جا رہے تھے تو وہ سپریم کورٹ انٹرچینج پہ انہیں افطاری کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ افطاری جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی لمبی چلے گی، میں وہی سوچ رہا تھا کہ لمبی چوڑی نہ لمبی چوڑی چلے گی، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی 1 2 دن 3 دن. اچھا مرتضیٰ سلگی صاحب کو انکلوڈ کرتے ہیں. سلگی صاحب، یہ جس طرح سے عثمان صاحب نے بات کی ہے، بہت ہی یہ خوبصورت اور بہترین بات ہے کہ اگر حکومت نے یہ جواز بنایا ہے آج تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہونے کا، ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ آئی ہے اور جو انہوں نے وجہ بیان کی گئی ہے، چونکہ چینج آف رجیم ہونا تھا اور یہ چینج آف رجیم میں بیرونی سازش ملوث ہے، تو سر پھر وائی ناٹ ٹو ہیو اے ڈیبیٹ، ہیو اے نیشنل ڈیبیٹ، یہ اس کے اوپر بحث ہو کہ ونس فار آل اس کو مکا دیا جائے کہ اگر ہوئی ہے تو بھائی ڈسکس کر لیتے، ورنہ تو یہ راہ فرار اختیار کرنے کا تو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن بغیر کسی ثبوت کے ایک اتھینٹک بات تو نہیں ہو سکتی کہ ڈپٹی اسپیکر نے اپنی پوری رولنگ دی اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ جو ہے وہ ہونے ہی نہیں دی. آج جس طریقے سے انہوں نے آج آرٹیکل 5 کو استعمال کیا ہے، اس سے مجھے پاکستان کی تاریخ کے جو بدترین جو آمر تھے ضیاء الحق، اس کا ریفرنڈم یاد آیا کہ کیا آپ اسلام اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ سچے مسلمان ہیں، تو پھر میں 5 سال کے لیے صدر بن گیا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے. آپ آرٹیکل 5 میں جی آپ کی ریاست سے وفاداری ہے، آپ پاکستانی کہیں بھی ہوں پاکستان کے آئین کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اس لیے جو ہے وہ ہم ایک فرضی سازشی نظریہ نکال کر لے آئے ہیں جس کو کہیں کسی موقر ادارے نے جس کی تصدیق نہیں کی، اور اس لیے جو ہے آئین کے اندر جو آرٹیکل 95 ہے اس کے تحت جو عدم اعتماد ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے فیصلہ کر لیا. ایک ڈپٹی اسپیکر وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر پورے جو ایوان ہے اس کی جو مجموعی دانش ہے اس سے اوپر ہے، جمہوریت وغیرہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سلنگی صاحب لیکن مفروضوں کی بنیاد کے اوپر تو محض اس کو نتھی نہیں کیا جا سکتا، ثابت تو کرنا پڑے گا کہ سازش اگر ہے تو ثابت کریں آپ. سازش تو سامنے آ گئی ہے، سازش جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کیونکہ اب ان کے پاس ایوان کی اکثریت حاصل نہیں رہی، کیونکہ اب آئینی اور قانونی طور پر یہ حکومت کام نہیں کر سکتی، اس لیے مختلف ہیلے بہانوں سے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حکمرانی کو برقرار رکھا گیا ہے. یہ ہے سازش. اچھا سلنگی صاحب، آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں فرید کی اجازت سے، کہ اگر تو یہ سازش تھی، عمران خان صاحب جس طرح فرماتے رہے کہ یہ مجھے نکالنے کی سازش ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے کوئی ایشو نہیں، عمران خان سے ایشو ہے، جو غیر ملکی سازش امریکہ کا نام وہ لیتے رہے ہیں، اگر تو وہ سازش تھی تو عمران خان صاحب نے تو سازش اپنے آپ کو ہٹا کے اور اسمبلی توڑ کے خود کامیاب نہیں بنا دی؟ اگر یہ سازش تھی تو یہ جلسوں میں تقریر کر کے اپوزیشن کا شکریہ کس تقریب میں ادا کر رہے تھے کہ میں تو نفل پڑھوں گا، میں تو بہت خوش ہوا ہوں کہ انہوں نے یہ تو میرا کام آسان کر دیا. تو اگر کام آسان کر دیا تھا تو پھر اس پہ چلتے. آپ یہ جو 7 تاریخ کو ایک کیبل آپ کے پاس ہاتھ چڑھی، اس پر آپ 20 دن تک جو ہے وہ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دا کیبنٹ، اس کا اجلاس جو ہے وہ مارچ کے آخر میں کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ جس ملک نے سازش کی اس کی سرکاری اہلکار آتی ہیں، اس کے ساتھ جس طریقے سے جو مسکراہٹ جو شاہ محمود قریشی کے چہرے پہ تھی، جو ٹویٹیں مار رہے تھے، جو ان کا استقبال کر رہے تھے، وہ کس تقریب میں تھا؟ یہ سب کچھ کیا تھا؟ پاکستان کے عوام بے وقوف ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، یا پاکستان کا آئین جو ہے وہ کسی عبرانی یا فرینچ زبان میں لکھا ہوا ہے جس کو ہم پڑھ اور سمجھ نہیں سکتے، جس کے اندر لکھا ہے کیا عارف علوی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ پاکستان کا آئین پڑھے جس آرٹیکل کے تحت اس نے اسمبلیاں توڑنے کا غیر آئینی قدم اٹھایا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی ہو اور اس پہ ووٹنگ نہیں ہوئی ہو
तब तक वो असेंबलियां तोड़ने की एडवाइस नहीं दे सकता। ठीक है ये आरफर्जी मुर्तज़ा को भी असलंगी साहब, आपकी इस बात को मजीद आगे लेके चलते हैं, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमजा शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आपको लिए चलते हैं। में एक सच बोला कि हम सुनामी लेके आएंगे, और 4 सालों में पाकिस्तानी अवाम का मुकद्दर तबाही बनी, सुनामी। आज जिसने आइन को और कानून को मले हमजा शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ ही उनके अलीम खान भी मौजूद थे, और जो कुछ भी ये पंजाब असम्बली के अंदर हुआ उसकी पुरजोर अंदाज में मजम्मत की। हमजा शहबाज ने कहा कि जो गैर आइनी इक़दाम आज उठाया गया उसके तहत आर्टिकल 6 कायम किया जाएगा और उस पर भागने नहीं दिया जाएगा। मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से फवाद अहमद साहब, साफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपकी तरफ ज़रा आता हूँ मैं, क्योंकि उस वक्त मुर्तज़ा असलंगी साहब से हमने बात की, मोहम्मद उस्मान साहब ने इस पर अपना तज्जिया दिया। ये मुझे बताइएगा कि अब सारी सूरत हाल के अंदर नंबर 1 चीज़ तो ये बता दीजिए कि जिस साजिश को नथी करके डिप्टी स्पीकर ने आज रूलिंग दी है, क्या इस साजिश को प्रूव करना ज़रूरी नहीं? और दूसरी चीज़ कि अब तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया जारी हुआ था कि दिस इज ब्लेटेंट फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल अफेयर, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। मैं समझता हूँ आज डिप्टी स्पीकर या एक्टिंग स्पीकर जो भी आप उनको कहें, कासिम सूरी साहब, उन्होंने जो फैसला किया है, जो रूलिंग दी है, वो रिफ्लेक्ट करती है पाकिस्तान के अवाम का सेंटिमेंट, वो रिफ्लेक्ट करती है कि पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अब खैर 15 दिन के लिए जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने वो जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड नो कॉन्फिडेंस मूव थ्रू हॉर्स ट्रेडिंग, इलीगल, मेलाफाइड, उसको उन्होंने शिकस्त दी है। सर लेकिन इसको प्रूव भी तो करना होगा ना, महज कह देने से तो नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ फरीद भाई, आ रहा हूँ, मेरी बात तो सुने यार। आपने उनको इतना वो बोले, आपने बीच में नहीं किया, मुझे जरा मुकम्मल तो करना है। मैं सब आपको देखें होना क्या चाहिए अब, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट के पास केस आ गया, उनके पास एक वो पिटीशन भी है, वो जो सुन रहे थे अपना ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हॉर्स रेफरेंस, वो भी है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट बार के भी आज पिटीशन आ गई, उनके पास ये पीपल पार्टी वाली पिटीशन आज की आ गई स्पीकर की रूलिंग पे। और उन्होंने कल, मैं हैरान हूँ, बिलीव मी, आई वाज वेरी आई मीन अपसेट इन द सेंस एज अ पाकिस्तानी, कि लेटर गेट वाला मामला जब उनको रेफर हुआ और कहा गया कि जी ये नो कॉन्फिडेंस वोट जो है इसको रोका जाए, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 69 हम इंटरफियर नहीं करेंगे पार्लियामेंट में। सो कहने का मतलब अब ये तमाम चीज़ें क्लब होनी चाहिए और क्लब होंगी। अगर आप समझते हैं कि ये फैसला 2 दिन में हो जाएगा, यू आर सैडली मिस्टेकन। अब जुडिशल कमीशन भी बनेगा, अब वो गवर्नमेंट के लोगों को भी बुलाएंगे, हर एक को सुनेंगे, एविडेंस लेके आएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का एविडेंस होगा, ऑडियोज होंगी, वीडियोज होंगी, मीडिया का सारा एविडेंस होगा, सिंध हाउस का और मैरियट का। और फिर मैं एक सवाल करता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी को लीगल डिक्लेयर करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट से मैं कहता हूँ ही इज द चीफ जज, मैंने लास्ट भी आपके प्रोग्राम में कहा था, ही इज द सीनियर मोस्ट जज, जिनका सीनियर मोस्ट अंपायर, और वो कभी कॉमा फुल स्टॉप दाएं बाएं, वो देयर फॉर पाकिस्तान, वो जो भी फैसला देंगे पाकिस्तान के लिए देंगे। और कभी नहीं हो सकता कि ये इधर मीन मैक्स जो लोग निकाल रहे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में, वो बल्कि कहेंगे कि मैं समझता हूँ कि वो एंडोर्स करेंगे, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वैलिडेट किया उस फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ जो वो बोली, और उस लेटर को जो आया उसको वैलिडेट किया कि ये बिल्कुल सही है एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट विल कम डाउन वेरी हार्ड एवेंचुअली। याद रखें, इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो देखे कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी वो। और मुझे एक बात बताएं, मुझे तो थोड़ा सा ये तशवीश भी है कि जब वो मीडिया दिखा रहा था हॉर्स ट्रेडिंग ओपनली सिंध हाउस में, और बाद में फिर मैरियट की जो खबरें आई, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेना चाहिए था कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों, ये कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं एक गैर आईनी काम। आज तो बड़ी तकलीफ हो रही है अपोजिशन को, लेकिन जब वो
3 हफ्ते एक गैर आईनी काम, एक गैर इलीगल काम कर रहे थे, खरीदो फरोख्त कर रहे थे, ओपनली मीडिया इसको दिखा रहा था। उस वक्त तो किसी को आईन याद नहीं आया, उस वक्त तो किसी को कानून याद नहीं आया। तो मेरे भाई रईस भाई, अभी एक जामिया फैसला आएगा और जामिया फैसला 2 दिन में नहीं आने उस्मान लगा। साहब कुछ कहना चाहते हैं? कुछ सवालात फारूक साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की आज, माशाल्लाह अफ्तारी भी आपने अच्छे माहौल में की है और नए पाकिस्तान में ही आपने अफ्तारी की होगी। लेकिन फारूक साहब मसला ये है कि जब हम ये कहते हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, सिंध हाउस में हो रही थी या मैरियट में हो रही थी, या उसके बाद हम ये कहते हैं गैर मुल्की साजिश है, ये तो एक बात हो रही ना। जब तक ये चीज़ साबित नहीं हो जाती, हम किस तरीके से किसी को ब्लेम कर सकते हैं कि जनाब अब वो नूर आलम खान है, क्या उसको करोड़ों अरबों की ज़रूरत है? अरबों का मालिक है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला रुकने कौमी असम्बली है, और एक अरसे से इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होते हुए। इस जैसे असद खोखर साहब, जिनका नाम आप पंजाब के अंदर हैं, सूबाई वज़ीर हैं, आप उनकी भी हैसियत को जानते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिक और टीवी के मालिक और बड़ी साहिब हैसियत लोग हैं, क्या वो करोड़ों में बिक सकते हैं? तो ये वो चीज़ें जब तक कि इनका कोई प्रूफ सामने नहीं आता तो हम कोई किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते। तो आपने बहुत अच्छी बात की ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात की कि ये अगर कमीशन बने, ये सारी चीज़ें हो, तमाम तर अमूर की तहकीकात हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, जब तक हम नहीं इल्ज़ाम किसी पर लगा सकते कि ये हुआ या वो हुआ। मैं तो कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया है तो बहुत अच्छा हुआ है, पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। अगर साजिश हो रही है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। उस्मान भाई, मैंने ये नहीं कहा कि नूर आलम साहब ने इतने करोड़ लिए या फ्लांस वो और लोगों ने, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। अब ये सुप्रीम कोर्ट में होगा, सब वो कमीशन बनाएंगे, वो तमाम चीजों के तह तक जाएंगे। वो हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी जिनको पता है कि अवाम इस पार्टी के खिलाफ हैं, उनको नजर आ रहा है कि अगर पीटीआई के टिकट से अवाम में जाएंगे तो अवाम हमें मुसरत कर देंगे, इसलिए वो लोग जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग और डीसीट होने के लिए तैयार हैं। इनको परवाह नहीं है कि हमें नाअहल करार दे के आप जो है वो हमारी सीट खाली कर देंगे, हम दोबारा मुंतखब होके आ जाएंगे। सोलंकी साहब, लेकिन बात ये सवालात अब बहुत सारे पैदा होते हैं। अगर बात है सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग करें, आप ऐसा करें कि कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया है वो पढ़ दें, उसमें देखें कि रिजीम चेंज की कहां जिक्र है। ये एक आम सी बात है। ब्रिगेडियर हमीद फारूक से कहें कि जो एम्बेसडर्स की कैबिल्स हैं वो आपने जिंदगी में कभी देखी है? उसमें क्या लिखा होता है? सुपर पावर्स क्या करती हैं? उसका मतलब ये नहीं है कि जी वो कोई रिजीम चेंज हो गई। किधर है सबूत उसके कि फॉरेन स्पॉन्सर्ड है? कहाँ है सबूत के पैसे दिए गए हैं? आप किस दुनिया की बात? आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ये करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये करेगा। आपको कान में किसी ने फूंक डाली है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हम तो यहाँ आइन और कानून लेकर बैठे हैं कि इसमें ये लिखा है। अगर आप पाकिस्तान का आइन में दिखा दे कि जो कुछ हुआ है वो आईनी है तो मैं मान लेता हूं। सर इसी चीज जी ब्रिगेडियर साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपने कभी किसी एम्बेसी में सर्व किया? मैंने 4 साल पाकिस्तान की वॉशिंगटन एम्बेसी में सर्व किया। क्या बात कर रहे हैं आप? एम्बेसी में किस हैसियत से सर्व किया है? इतना बड़ा खिलवाड़ किया लोगों ने। कौन लोग थे जो साजिश में शामिल थे? ये क्या हो रहा था सिंध हाउस में? क्या हो रहा था मैरियट में? कौन क्या हो रहा था? बताइए ना, सिंध हाउस में क्या हो रहा था? आप इतना चीख के बता रहे हैं। सिंध हाउस में क्या हो रहा था? बताए ना, क्या हो रहा था सिंध हाउस में? ये हो रहा था कि पीटीआई के कुछ लोग जो कि पीटीआई की निशिस्त पे इलेक्ट हुए, वो फ्लोर क्रॉस करना चाहते हैं। आइन के अंदर लिखा है फ्लोर क्रॉस हो सकता है, उसकी सजा है। तो इसमें ऐसी शोर मचाने की क्या बात है? मैरियट में कौन से पैसे चले हैं? आपके पास है कोई सबूत? हुकूमत सबूत लेके जाएगी कि कैसे पैसा आया कराची से। सर यही वो सवाल है, यही वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कलदम हो चुकी है आज के बाद, ये हुकूमत कलदम हो चुकी है। इंक्वायरी जो जायज हुकूमत है वो बनाएगी। ये हुकूमत यही वो वैलिड पॉइंट है सर, यही वो वैलिड पॉइंट है सोलंकी साहब। इसी चीज के ऊपर मैं आगे जरा बढ़ना चाहता हूं कि अगर सबूत लाते हैं, हियरिंग होती है, तो ये सिलसिला चलेगा कब? अमली तौर के ऊपर मुल्क के अंदर असेंबलीज नहीं। यहाँ पे एक बड़ा सवाल फरीद पैदा होता है कि 244 के तहत वज़ीर आज़म 15 दिन मजीद जो है वो रह सकते हैं उसके ऊपर। इस दौरान अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट इन 15 दिनों के अंदर तय नहीं करती, सोलंकी साहब आपसे भी मेरा सवाल है
کہ اگر طے نہیں ہوتا معاملہ تو پھر ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں. Exactly. 15 دن کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا, اس میں مشاورت ہوگی, کون آئے گا, اگر انتخابات ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں, تو ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ 15 دن کے اندر فیصلہ. بات سن لیں, پہلے تو یہ طے ہوگا کہ جو آج آرٹیکل 5 کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے آرٹیکل 95 کی پروسیڈنگز کو روکا ہے, وہ آئینی ہے یا نہیں ہے. 244 تو بعد میں آئے گا نا. سٹیپ 1 ٹھیک. اور کل جو لارجر بینچ ہے اس نے اس پر پروسیڈنگ کرنی ہے. ابھی انہوں نے جلد بازی نہیں کی, اور یہ اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے جلد بازی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جو ایک ڈیو پروسیس ہے وہ فالو ہوگا. کل وہ ہوگی ہیئرنگ. یہ ملک کہیں نہیں جا رہا. سیکٹری ڈیفینس کو انہوں نے ڈائریکٹیوز دی ہیں کہ آپ امن امان کو قائم رکھیں, اور کوئی اسٹیٹ کا عہدیدار آئین کے خلاف کام نہیں کرے گا. تو اچھا, یہ سلنگی صاحب یہ کیٹیگوریکلی ویسے سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے, تو کیا اس کا کوئی خطرہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تھی جس کے اوپر یہ ڈائریکٹیوز بھی دیے گئے, کوئی خطرہ موجود تھا اس طرح کا؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. جس طرح کے ملک کے حالات ہیں, جس طرح کے ملک کی معیشت ہے, جس طرح کے علاقائی اور بین الاقوامی خطرات اور دباؤ ہے ہم پہ, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے حب الوطنی پر شک کیا جا سکتا ہے. وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو ماورائے آئین ہو. اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طریقے سے وضاحت سے کہہ دیا ہے, شیخ رشید کی جو الٹی سیدھی بات تھی اس کے جواب میں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا حکومت کے اس ایکشن کے ساتھ آپ آن بورڈ ہیں, تو جواب تھا ایبسولیوٹلی ناٹ. تو بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کو اپنے جو یونیفارم میں جو لوگ ہیں ان کی جو حب الوطنی ہے اور ان کی جو فیصلہ سازی ہے اس پر اعتبار کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے بتائیے گا, اس کو رسپونڈ بیک کریں سر. بھائی فرید رئیس بھائی, یہ کون سی ملٹری انٹرونشن, کون سا ملٹری رول, کون سا ٹیک اوور, وہ ماضی کا دور تھا, ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں کمال ہو گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر کہہ دیا. یہ لوگ تو ان کو ڈریگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہری بات ہے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ سے فوج کا کیا تعلق ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کیا تعلق ہے. انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کہ یس بلیٹنٹ فورن انٹرفیئرنس, یہ 3 الفاظ ہیں جو کہ میں نے پک کیے ہیں, وچ سم اپ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میری نظر میں اور پاکستان کی عوام کی نظر میں دس واز اے پولیٹیکل کو وچ واز اسپانسرڈ بائی دی فارن پیپل. ہمارے اپوزیشن کے لوگ کچھ استعمال ہوئے, ٹاپ لوگ خاص, اور یہ عمران خان کا کاؤنٹر کو تھا, کاؤنٹر پولیٹیکل کو بائی عمران خان ٹوڈے, جس نے, میں تو حیران لگ گیا جب میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا اپوزیشن کی, ان کو لگتا تھا کہ ایٹم بم گرا دیا کسی نے. They were not expecting this will happen. پاکستان کے عوام تو آج دے جبلنٹ کہ پاکستان کو بچا لیا گیا ہے فرام the people sitting outside, جو چاہتے تھے کہ آج پاکستان میں وہ لوگ آئے. بریگیڈیئر صاحب کس طرح بچا لیا گیا ہے؟ عمران خان حکومت تو گئی, وہ جو سازش اس حکومت کو گرانے کی تھی وہ حکومت نے تو خود لے لی اپنے اوپر ہی, وہ تو گئی. عمران کو ہٹانا ہی تھا. تو اگر اس سازش کی بات کریں تو عمران خان کو ہٹانے کی تھی نا, تو عمران خان نے اپنے خلاف ہی کر لی سازش. دین اب کیا ہوگا؟ بھائی سازش جو تھی عمران خان کو صرف ہٹانا نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو کہ پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ کے لوگ تھے. ہاؤ کین دا پیپل آف پاکستان ایکسپٹ a mega money launderer to become the Prime Minister of Pakistan who's under trial for mega money laundering? کیا بات کر رہے ہیں یار, یہ پاکستان بنانا ریپبلک ہے. You think it's a joke کہ جو فیک اکاؤنٹس والے ہیں جن کو دبا کے اربوں خربوں کا کیا ہے, they come back into power. لیکن ان کے خلاف کیس تو ایک بھی ثابت نہیں ہوا نا سر. ایسے تو الزام بہت ہے نا. صرف وہی بات نہیں, فارین فنڈنگ کے کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ 11 اکاؤنٹس جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ بتائیں نا. یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی تھی اور خان صاحب کی چیریٹیز جو ہے وہ ترقی کر رہی تھی, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, توشہ خانہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, الیکشن کمیشن کیوں نہیں فیصلہ کرتا؟ توشہ خانہ, آئی ایگری, زرداری صاحب, نواز شریف, جنرل مشرف, انہوں نے سب نے توشہ خانہ کو لوٹا. اگر عمران خان نے کوئی گھڑی لوگ کہتے ہیں بیچتی جا کے, بالکل ہی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. بات ہی کوئی نہیں ہے, فیصلہ کرے, کوئی بات نہیں, صحیح ہے. اکاؤنٹیبلٹی فار آل. یہاں پہ تو
दो साल हेयरिंग नहीं होने दिए इन्होंने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। ऐसा मामला इन्होंने अपना कंट्रोल में अपना लिया हुआ था। राइट सर, मैं सर आपकी इस बात को, फॉरेन फंडिंग केस में कितनी दफा इल्तवा ली है हुकूमत ने, आपको कुछ पता है? कितने वकील बदले हैं, आपको कुछ पता है? राइट, लेकिन ईसीपी वो हक था उनका। क्या प्रॉब्लम है? फैसला देना, हिम्मत करें, ये क्या बात है? कल गेडी साहब, कल जिस तरीके से बेबसी का इजहार किया है वज़ीर आज़म साहब ने कि कोई चीज़ मेरे अंडर नहीं थी, मैं इनको सजा दिलाना चाहता था लेकिन नहीं दिला सका, तो कसूर किसका है? बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, आपने अगर इस्लाहात करनी थी, आपने अपने जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना था, किसने करना था? वो जो 15 किलो जो हेरोइन उन्होंने डाला था राना सनाउल्लाह के खिलाफ, उसका क्या बना? हाँ जी, 2 साल से ऐसा राना साहब ने ऐसा पकड़ा उस लीगल सिस्टम को कि इंडाइटमेंट होने नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं सोलंकी साहब? आपको भी पता अंदर के खाने क्या होता है। यू थिंक अब मैं वो बातें करना शुरू कर दूं लाइव प्रोग्राम में? आपको मालूम नहीं है जरदारी साहब के 2 केसेस में कैसे ओरिजिनल रिकॉर्ड गायब हो गया? मुझे आज भी याद है जब मैं नैब में था, डायरेक्टर नैब 2008, हमें और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, हमें बाकायदा इंस्ट्रक्शन आई थी अपना रिकॉर्ड बचाओ, हिफाजत करो अपने रिकॉर्ड की। और फिर बाद में क्या खबर आई कि मोहतरम लेट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, रहमान मलिक साहब और हुसैन हक्कानी वर इन द बेसमेंट्स ऑफ द नैब, जहाँ पे रिकॉर्ड रूम है, डबल ताले हमने लगाए थे लाहौर नैब पंजाब में। क्या ब्राड शीट का बताया कि क्या हुआ था ब्राड शीट में? ये जुर्माने क्यों अदा किए? वो बताया जनरल अमजद ने क्या किया था? मैं भी स्टडी करके आऊंगा, आप भी स्टडी करके आए, लेकिन आपको पता है जरदारी साहब के केसेस का ओरिजिनल रिकॉर्ड गायब हो गया। को टेक्निक और पता नहीं क्या, वो रिकॉर्ड ही गायब हो गया ओरिजिनल। किसने रिकॉर्ड चोरी किया? वो जेनेवा में क्या हो रहा था, जियो ने लाइव दिखाया। तो लेट प्राइम मिनिस्टर लंदन चले गए थे ना, तो वो निकाल के लाते ना। क्या हुआ? मुंह ना खुलवाएं, आपको भी पता है, आपको पता अंदर के खाने क्या हुआ है। नवाज शरीफ के खिलाफ तो 6 महीने के अंदर आपने इतने पैसे भी खर्च किए, JIT भी बनी, सब कुछ हुआ, तो आसिफ जरदारी के खिलाफ निकालते ना। क्या मसला? चले सर, इस चीज के ऊपर सहरा हासिल गुफ्तगू, वैसे ये चीज है बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर हो सकता है और डिबेट ही हो सकती है। उस्मान साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ, जरा मुझे बताइएगा, एक तो अभी आप बहुत अच्छी आपने बात की है कि अगर उन्होंने अपनी हुकूमत खत्म कर ली, साजिश कर ली, चीजें हो गई हैं। अब मुझे बताएं कि यही के डिमांड्स ही थी। अगर हम देखें कि नून लीग की भी डिमांड थी फ्रेश इलेक्शंस की, अर्ली इलेक्शंस की, तो आप भी समझते हैं कि अगर ये इलेक्शंस कॉल होते हैं, जो प्रोसीजर है जो बताया सोलंकी साहब ने कि देयर इज स्टेप 1 स्टेप 2, चीज़ें तो होंगी, बहुत सारी चीज़ें जिसको अभी डिसाइड होना बाकी है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट एंड द फ्रेश इलेक्शंस, तो क्या ये अब अपोजिशन को सूट करेगा इलेक्शंस को? देखें, जैसे पहले बात हो रही थी कि सोलंकी साहब इसको बेहतर वजाहत कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो हमेशा से अर्ली इलेक्शंस चाह रहे थे कि फिल फॉर इलेक्शन हो, और जो 1.5 साल वाली जो बात हो रही थी कि जो अभी हुकूमत आती है उसने 1.5 साल रहना था, और या 6 महीने 8 महीने की भी बात हो रही थी, वो तो चलो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है उसके अंदर वज़ीर आज़म और सदर को उन्होंने पाबंद किया है कि मशरूत इख्तियारात का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अदालत से। अब उसके अंदर मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें अब स्टक हो गई हैं और इंटरलिंक्ड है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। यानी ऑल आईज आर नाउ ऑन सुप्रीम कोर्ट कि अगर निगरान हुकूमत तरफ जाना है, पहले तो ये स्टेप 1 की जो बात है कि जो आज एक्शन हुआ है उसकी तशरीह करनी है। आप समझते हैं कि ये जो आज का स्टेप है दिस इज द बेस स्टेप, यानी जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक इसमें करेक्शन नहीं होगी, इस हल नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन मेरी एक और फीलिंग ये मुझे नज़र आ रही है कि शायद ये फेस सेविंग सुप्रीम कोर्ट में जाके दोनों फरीकैन को मिल सकती है। कोई ऐसा फैसला सामने आ सकता है कि दोनों फरीकैन को एक फेस सेविंग मिल जाए और अल्टीमेटली मुल्क जो है वो नए इंतखाबात की तरफ चला जाए। ठीक, तो ये एक इम्कान नज़र आ रहा है कि ऐसा फैसला आ जाए, तो वो अगर सारी पार्टियों के लिए जो है वो काबिल कबूल होगा। और मुझे इजाजत दें। जी सर, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, और बिल्कुल ये इन्होंने जो उस्मान साहब ने कहा, फॉर अ फ्रेश मैंडेट बोथ द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट गो टू द पीपल, फ्रेश मैंडेट लें, यही जमहूरियत का तकाजा है, ताकि मामला जो है जो गड़बड़ हो गई है। लेकिन ये जो आज एक्ट हुआ है, ये फ्रेश मैंडेट आज इमरान खान को कहां से याद आ गया, जब उनके पास अख्तियार था असेंबली तोड़ने का, जिसका 1.5 साल से अपोजिशन मुतालबा कर रही थी, तो उस वक्त करा लेते ना। अगर ये वाकई सीरियस थे अवाम की तरफ जाने में, तो ये अख्तियार 7 मार्च तक उनके पास था। किस मजबूरी ने, किसने हथकड़ी पहनाई थी उनके हाथ में?
कौन सी पाँव में मेहंदी लगी थी कि वो असेंबली नहीं तोड़ सकते थे? वो तोड़ सकते थे, चले क्यों फारूक नहीं अमीर तोड़ी? साहब, योर कमेंट्स ओवर इट सर, देन आई हैव टू कंक्लूड दिस सेशन। यानी इस सवाल के अंदर मुतलगी साहब से मैं लास्ट रिमार्क्स दूंगा। आप मुझे बता दीजिए सर कि इस रूट, ये जो आइन के हवाले से जो इस वक्त प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व किए बगैर आगे हम जा सकते हैं, बढ़ा जा सकता है? बिकॉज अपोजिशन तो नहीं मानेगी इस चीज को। बिल्कुल नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट को ये वाज़ेह करना होगा कि जिस आर्टिकल 5 का सहारा लेकर उन्होंने ये मुलतवी किया है। मैं आपकी तरफ आता हूं सर, लास्ट रिमार्क्स आपसे लेता हूं। ब्रिगेडियर साहब, यार कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। जो सुप्रीम कोर्ट का जामिया फैसला आएगा उसके मुताबिक अब मामला आगे चलेंगे। हाउएवर इन पैरेलल आप देखेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी बनेगी इंशाल्लाह 15 दिन के बाद। दिल बी टेक केयर नहीं, टेकर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कैसे बनेगी केयर टेकर गवर्नमेंट? चलो जी, जो भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन ये है जुडिशियल कमीशन बनाएं और पूरा एक जामिया फैसला देके एंड गो टू द दोनों पार्टी, ऑल पार्टीज गो बैक टू द पीपल फॉर फ्रेश मैंडेट। लेकिन जो आज डिप्टी स्पीकर ने किया, मैं समझता हूं उनका फैसला रिफ्लेक्ट्स द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सोलंकी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मुझे बता दीजिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट, यानी अभी इतलात ये भी आ रही है कि अगर गवर्नमेंट भी, यानी पीटीआई की अगर हम बात करें, पीटीआई और दीगर अपोजिशन पार्टीज अगर वो ये मान भी लेती हैं कि इलेक्शन चीजें, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह करना है, फैसला देना है कि जिस तरीके से इन्होंने आज अदम एतमाद की तहरीक को मूव नहीं होने दिया, क्या ये कानूनी था या नहीं था? उसके बगैर आप चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी दिस इज द बेसिक स्टेप। इस स्टेप को लिए बगैर आगे कोई दूसरा स्टेप आप नहीं उठाना चाहते? उससे पहले एक और स्टेप भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अब फैसला देना है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी, क्या ये जेन्युइन डेमोक्रेटिक मूव थी, इंडिजिनियस, या ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड मूव थी एज पर द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी? उस्मान साहब कंक्लूड करना चाहिए। इसके लिए तो फिर बड़ा आलमी कमीशन बनेगा ब्रिगेडियर साहब। डेमोक्रेसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन की तशरीह के लिए है, वो ये फैसला नहीं करती कि अवाम की नब्ज क्या कहती है। उसके लिए इलेक्शन होते हैं। उस्मान साहब, योर कमेंट सर। नहीं, वो जो बात कर रहे हैं ना सोलंकी साहब के, ये जो हुआ है फॉरेन फंडेड है या गैर मुल्की साजिश है, उस हवाले से कमीशन की बात कर रहे हैं। अगर ये मामला उसकी कमीशन या तो अदालत फैसला करेगी या हुकूमत करेगी, मैं और आप नहीं कर सकते। ठीक जी उस्मान साहब। बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब ने कल अनाउंस तो किया था कि हम कमीशन बनाने जा रहे हैं जो तहकीकात करेगी। बहरहाल चीज़ें जुड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इससे पहले मुझे नहीं लगता क्योंकि इस हवाले से 7 तारीख के बाद बना देते ना, इनके पास अख्तियार था। 7 मार्च जैसे ही इतनी संगीन साजिश हुई थी तो ये क्यों ख्वाबे खरगोश में बैठे हुए थे? ठीक हो गया। 20 दिन तक क्यों इंतजार किया? Valid point, sir. Thank you so much, sir. I have to take the break, sir. और इस डिस्कशंस को, ट्रांसमिशंस को न्यू टेलीविजन के ऊपर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तज्जिए, तबसरे और जो लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल है उस पर आपको आगाह भी के रखेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी तय है कि नाउ ऑल दी आईज आर नाउ ऑन द सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे सबकी निगाहें मरकूज हैं और वहीं से जो फैसला आएगा उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी। एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ बुलेटिन का टाइम, और उसके बाद फिर आपसे मजीद बात करेंगे।